अस्सलाम वालेकुम, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ 40 मिनट में। आज के प्रोग्राम का आगाज़ एक इंतहाई, पता नहीं इसको अफसोसनाक कहना चाहिए या दिलचस्प कहना चाहिए, ख़बर के साथ करते हैं कि हायर एजुकेशन कमीशन ने पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम पे इत्मीनान का इजहार कर दिया और इसके साथ ये कि एशिया के एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तानियों को सबसे ज़्यादा खुश कौम करार दिया गया। इसके बारे में तबसे हम करेंगे, मैं बताऊंगा आपको तबसे करने वाले कौन लोग हैं, लेकिन इससे पहले इनके बारे में एक रिपोर्ट देखते हैं। आइए चल के रिपोर्ट देखते हैं। यूं तो पाकिस्तान खुश तरीन ममालिक में 36वें नंबर पर है, लेकिन संजीदगी को कम करने के लिए हंसने हंसाने की ज़रूरत हर वक्त रहती है। आप न्यूज़ इसी तर्ज पर प्रोग्राम आप जनाब पेश कर रहा है। नशावर स्ट्रॉबेरी क्विक कैंडी, और ये बताऊं कौन शौक से खाता है? आप तो आपके कहने में तो लग रहा है मैं नहीं खाता। मुझे हर 2 नंबर करप्ट चीज का नहीं पता होता। कौन सी ऐसी नौकरी जिसमें याशी होती है? मुझे भी ये वाली चाहिए। कोई भी सरकारी नौकरी। हल्के फुल्के अंदाज में संजीदा मौज़ूआत को ज़ेरे बहस लाने वाले इस प्रोग्राम के बारे में नाज़रीन की राय लेते हैं। जो हमारी यूथ है वो भी सीरियस डिस्कशन, सीरियस इश्यूज़ को सुन सुन के बार बार तंग आ गई है। तो अब इसमें फ़नी डिस्कशन होती है और अगर कोई सीरियस इशू है उसको भी एक जवान नज़रिए से देखा जा रहा है, तो वो यूथ को अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि हमारी यूथ के लिए सोशल इश्यूज़ को समझना बहुत ज़रूरी है और उसके साथ उनका सबसे मज़ेदार सेगमेंट है वो मस्टर्ड न्यूज़ है। उस पर हर न्यूज़ को लाइटर नोट पे हर डिफरेंट पर्सपेक्टिव से दिखाया जाता है। जूनियर तजियाकार का जो एक एलिमेंट डाला बीच में, उस एलिमेंट से जो एक सीरियसनेस थी वो कम हो गई। आपके इश्यूज हाईलाइट हो रहे हैं बट इन लाइटर मूड। अली के बारे में मैं ये ज़रूर कहूँगा कि उनकी जो कॉमेडी है ना, दैट इज़ अमेजिंग। वो ऐसे ही है जैसे शहद को नीम गर्म पानी में डिज़ोल्व करके पिलाया जाए निहार मुँह। पेट के लिए भी अच्छा है, गले के लिए भी अच्छा है। लाफ्टर थेरेपी प्रोग्राम का अहम अंसर है। पाकिस्तान में ऑनलाइन शॉपिंग नहीं आप नहीं करती? क्योंकि देखें ना, अली की बेगम से पूछें, ऑर्डर कुछ किया था, आ कुछ किया। एक तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान की तकरीबन 40% आबादी ज़हनी तनाव का शिकार है और इस तनाव को कम करने के लिए आप जनाब अच्छी काविश है। प्रोग्राम 40 मिनट के साथ अज़बा अब्दुल्ला, आप न्यूज़ लाहौर। आज देखा है तुझको देर के बाद, वरना इतने तो मरासिम थे के आते जाते तेरी याहट से दिल का दरीचा खुले। मैं दीवानी तेरी, मैं दीवानी तेरी। जी, आपने रिपोर्ट देखी। मैं आपसे तारुफ करवाऊँ अपने पैनलिस्ट का। सबसे पहले अली आफ्ताब सईद, आप जनाब की टीम जिसका हमने तारुफ करवाया उससे इनका ताल्लुक है। इंतहाई जूनियर किस्म के एनालिस्ट हैं, पता नहीं अब तक जूनियर क्यों है ये मुझे नहीं मालूम। यास्मीन भट्ट साइकोलॉजिस्ट हैं और लाफ्टर थेरेपिस्ट हैं। इसके साथ क्या कहना चाहिए कि ये नफ्सियाती एनालिस्ट हैं या पता नहीं उसे को मतलब और ही ना निकल जाए कहीं। इनके साथ है फ़िज़ा जमाल, गिगलिंग फ़िज़ा जमाल ऑफ द आप जनाब फेम, और सबसे आखिर में एक और जूनियर एनालिस्ट असद निज़ामी। पता नहीं अपने आप को ये भी जूनियर कहते हैं कि नहीं कहते हैं। अच्छा अली, मैं आपसे शुरू करूँ। आपके लिए बड़े इत्मीनान की बायस ये होगी बात के HEC कहता है कि हमारा तालीमी निज़ाम बड़ा अच्छा है, फुल इत्मीनान। और उससे मुझे एक बात याद आई कि शायद वज़ीर तालीम ने भी कहा कि बड़ा अच्छा हमारा निज़ाम तालीम है। उससे तालीम बालगा में एक डायलॉग था बड़ा मज़े का। वो उस्ताद जो बूढ़े बच्चों को पढ़ा रहा है वो उससे पूछते हैं कि ये वज़ीर तालीम क्या होता है, तो वो कहता है कि वोट की वाव उठाकर ज़ेरे तालीम के साथ लगा देने से वज़ीर तालीम बन जाता है। जनाब, 2 खबरें मैंने आपको दी हैं। बिल्कुल सर। पहली पे अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं अपने एक गाने का सिर्फ मुखड़ा सुनाना चाहता हूँ। सलमान हैदर साहब ने लिखा था, मैंने कंपोज किया था, और वो इस तरह से था तालीम के ऊपर के एक दूनी दूनी दो दूनी 4, पढ़ लिख कर भी सब बेकार, 3 दूनी 6 4 दूनी 8, साल लगे 65 या 60, 4 दूनी 8 5 दूनी 10, इस सिस्टम की हो गई बस। तो हो गई तालीम की छुट्टी, हो गई तो हो गई तालीम की छुट्टी हो गई।
आपसे दरख्वास्त है कि ये गाना यूट्यूब पे ज़रूर सुनिएगा। मार्केटिंग भी साथ है। दूसरा आपने वो किया कि हम बहुत खुशहाल कौम है एशिया के सर्वे के सबसे मुताबिक। खुश कौम है। इस पे मुझे गालिब साहब का शेर याद आ गया। मेरा ख्याल है कि शायद क्योंकि हमने कभी अच्छा वक्त देखा ही नहीं। अच्छा, अगर आप इजाज़त दें मैं आपको पहले एक शेर सुनाता हूँ, उसके बाद आप गालिब सुनाइएगा। बिल्कुल। ये अनवर मसूद का, शायद खुश होने की ये वजह हो। वो कहते हैं कि कर्ज पे कर्ज लेके हंसते हो, शर्म तुमको मगर नहीं आती। तो वो है ना कि घर में था क्या जो तेरा गम उसे गारत करता, वाह, वो जो रखते थे एक हसरत तामीर सो है, तो इसलिए हम खुश हैं। ठीक है, ठीक है। इनका असल कमाल तो हम थोड़ी देर बाद देखेंगे, लेकिन यास्मीन से मैं चाहूँगा अपने खिलखिलाते अंदाज में इन पे तबसरे करें खबरों पे। ये आपको कैसी अजीब बात लगती है? आप लोगों को हंसाने के लिए इतनी कोशिश करती हैं और सर्वे कह रहा है कि हम सबसे ज़्यादा खुश कौम है। एग्जैक्टली अच्छा, सर्वे जो है मैंने काफ़ी डिटेल में स्टडी किया था। अकॉर्डिंग टू यूएन पूरी दुनिया में तो हम 65th नंबर पर आते हैं, बट एशियन कंट्रीज़ में स्पेशली जब से हमने इंडिया को बीट किया है तो उसकी वजह से पाकिस्तानी कंट्रीज इट्स वेरी हैप्पी। वो पता ये चला कि हैप्पीनेस लेवल ऑफ इमिग्रेंट्स जो लोग बाहर से विजिट करते हैं वो हमारा हाई है एज अपोज टू इंडिया, जिसकी वजह से हम 8 प्लेसेस जो है वो यूएन के मुताबिक जो है हम लोग ऊपर चले गए हैं। तो इमिग्रेंट्स पाकिस्तान में आके अपेरेंटली खुश हैं। वैसे पाकिस्तान में कम ही टूरिस्ट आते हैं। इस बात पे आप कहेंगी कि जरा यूं करो और हंसो। हंसा तो जा सकते हैं या ठीक है, वो आखिर में करेंगे। श्योर, वो सबसे आखिर में जब हम जाएंगे ना done, तो वो करेंगे। वैसे आपके लिए मैं आपको बताऊं कि कुछ शेर मैंने इकट्ठे किए हुए थे। अभी फिजा उर्दू बोलेगी तो हमें अंदाज़ा होगा उर्दू मतलब किस तरह की होती है। फिजा की उर्दू से पहले 2-3 शेर। राजा मेहदी अली खान ने एक पूरी किताब है उनकी, पंजाब के देहातों में उर्दू। तो वो पहले कहते हैं कि मंजी दा पावा अम्मा मैथों नहीं टुटिया, कल इस पे अल्लाह रखा तो शीप रख गया था। फिर वो कहते हैं कि एक वो लड़की का मतलब वो है कि अल्लाह मैं कुर्बान जाऊँ अपने डाकू यार के जिसने डोली विच बिठाया मैनू ठुडे मार के। पता है इससे मुझे वो याद आ कि इमाम दीन के शेर था ना, ये तुम जहाज़ों को रोको, ये नहीं तुम अंग्रेज़ों को रोको, ये जहाज़ों को रोको, ये रातों को हमारा तरा काटते हैं। हाँ, वो इमाम दीन है। इमाम दीन है। उसके साथ जो है ना वो है कि मैं मारांगा बुलाकर उसको बेबे, जमाला मुझ पे थूके सूटता है। जी फिजा, ये आपको खबर अच्छी लगी है कि हमारे निज़ाम तालीम पे HEC ने कहा है बहुत अच्छा जी, फुल ठंड प्रोग्राम है। ये उन्होंने शायद इसलिए कहा था कि लोग शिकायत ही करनी छोड़ दें कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि जब उन्होंने वेरीफाई कर दिया कि सब ठीक है, कोई टेंशन ही नहीं, तो फिर क्यों? और वो नहीं कहते कि टेंशन लेने का नहीं देने का, तो वो उन्होंने लेनी तो छोड़ दी। अब सब ऐसे तो लेते रहेंगे उनसे और टेंशन। और जो पाकिस्तान जो अभी 8 स्पॉट्स ऊपर गया है, वो मैं यही कहूँगी, वो मैंने पहले भी कहा था कि हम लोग इतनी जिंदा दिल और इतनी ढीठ कौम है कि जैसे मर्जी सूरत हाल हो, जैसे अली ने भी कहा है कि अच्छा वक्त हमने काफ़ी अरसे से देखा ही नहीं, तो फिलहाल से हम लोग एक तरह से इतने नम हो गए हैं। और दूसरा ये भी कि हमने अपने हाल में इतना अच्छा खुश रहना सीख लिया कि जैसा है जो भी है, और ऊपर से हमारा ईमान भी इतना मजबूत होता है कि हर चीज़ पे हम कहते हैं कि भरोसा है, हमें भरोसा है, सब ठीक हो जाएगा। तो आई थिंक इट्स द ऑप्टिमिज्म जो इमाम वाली बात जो है ना वो तो अलग कर देते हैं, ये कुछ और ही चीज़ है। मतलब दाल महंगी हो गई है, हंसो। यानी वजीर खजाना कह रहा है दाल नहीं है तो चिकन खाओ, हंसो। अच्छा बिजली महंगी हो गई, हंसो। घर में कुछ नहीं रहा, वो जो उसने कहा हंसो। तो मतलब ये इस टाइप की चीज़ है। सर वैसे ये वजीर खजाना ने भी मेरे ख्याल में हमारे गाने से आइडिया लिया था। हाँ जो कि मैं ते खावांगा चिकन दी बोटी, पावे हो जाए चिकन तो महंगी दाल, ए मेरी माँ ने पकाए आलू अंडे। अच्छा, ये आलू अंडे वाला है। अच्छा खैर मैं चलता हूँ ज़रा असद की तरफ, जूनियर एनालिस्ट मतलब जूनियर एनालिस्ट की तरफ। अच्छा सर, वो सर्वे ये कहते हैं कि दुनिया में 500 यूनिवर्सिटियों में हमारा कोई मकाम ही नहीं है, साइंस और रिसर्च में हम कहीं मौजूद ही नहीं हैं, आला फ़िक्र आला तालीम के हवाले से दूर दूर तक हमारा कोई पता नहीं चलता, सेहत के हवाले से इतना बुरा हाल है कि अभी वो इमरान खान साहब ने भी कहा था और वर्ल्ड बैंक भी कह रहा है कि हर तीसरा बच्चा ज़हनी तौर पे कमज़ोर है और हम खुश हैं। इस पे एक तो ये बात है, जो कोई भी ब्रांड होता है, कोई भी प्रोडक्ट होता है, उसके साथ सबसे पहले चीज़ उसकी पैकेजिंग नज़र आती है। तो ये आप अली को और फिज़ा को पता है मैं PTI कितना बड़ा सपोर्टर हूँ, तो एक पैकेजिंग की हद तक ना इन्होंने चीज़ मास्टर कर ली है। 10 साल से एक ही चीज़ कर रहे हैं कि पैकेजिंग बड़ी अच्छी कर रहे हैं। जैसे आपने जिक्र किया कि जी दाल महंगी हो रही है, बिजली महंगी हो रही है, पेट्रोल महंगा हो रहा है,
पैकेज उसको इस तरह करेंगे सब ठीक है और हम ठीक कर देंगे। ये अभी मामला जो हैं ये ऐसे ही चलेंगे, कुछ देर अवाम की चीखें निकलेंगी और उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। तो अभी भी कुछ लोग जो हैं, कुछ हजरात जो हैं वो इस लतीफ़े को मान बैठे हैं और वो इसको आगे चला रहे हैं बात को कि जी खान साहब आ गए हैं, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। उनके आने से मुझे पता क्या याद आता है, एक डॉक्टर था जिसका तकिया कलाम था कि शुक्र करें आपने मुझे बुला लिया, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। क्या हो जाएगा? Exactly। वो एक घर में गया और उसने एक वो मरीज बेहोश पड़ा था, उसकी नब्ज पे उसने हाथ रखे, कहा ये फौत हो गए हैं, शुक्र करें आपने मुझे बुला लिया। अच्छा, जो आपने HEC वाली बात की एजुकेशन की हद तक, तो UET जो है यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, वहाँ से एक तो हमें खबर मिली थी कि यूनिफॉर्म के ऊपर बड़ी उन्होंने एक चीज़ की। अब नई वहाँ से खबर मिली है कि जी किसी किस्म की जो इवेंट्स होते हैं जिनमें गाना शाना बजाया जाए वो भी बंद कर दिए जाएं, सब गाने वाले माहौल, अच्छा ये सब कुछ बंद कर दें। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो ये HEC की रिपोर्ट तो मैं तो बिल्कुल रिजेक्ट करता हूँ कि जी मुतमईन है, किस लिहाज से मुतमईन? और आप ही की बात है, रिसर्च कहीं हो नहीं रही और रिसर्च यूनिवर्सिटियों में नहीं होगी तो और कहाँ पे होगी? मतलब वो मैंने वो HEC के चेयरमैन की पीछे मीटिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ में गया हुआ था। मतलब वो कह रहे हैं कि जी पहले 300 रिसर्च पेपर छपते थे, 35,000 छप रहे हैं। हूद भाई कहते हैं भाई उसमें असली कितने हैं? सब नकले हैं। ये नंबर गिनवा पे इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं। PhDs की अगर आप सिर्फ ले लें, PhDs की जो अपनी एसोसिएशन है वो कहते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर 36,000 जॉब्स की वैकेंसी हैं और हम यहाँ बैठे हैं फारग। तो इतना अगर अच्छा हमारा हायर एजुकेशन सिस्टम है तो फिर ये 36,000 कहीं ना कहीं भर्ती तो होने चाहिए, अगर तो वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जगह है। जी फिजा। और इससे एक और भी बात निकलती है कि अगर चलें इतने रिसर्च पेपर्स छप रहे हैं, जो भी हो रहा है, लाइब्रेरीज कहाँ है हमारी जो पब्लिक के लिए ओपन है कि हम सब जाके लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ सकें कि जो हमारी रिसर्च पेपर्स पब्लिश हुए हैं वो कहाँ पे जा रहे हैं। अगर हमें कोई भी टॉपिक देखना होता है, जैसे ये हैप्पीनेस पे देखना है कि लोग कितने खुश हैं, अगर मुझे स्टैट्स ढूंढने हैं तो मेरे पास यूजुअली बाहर के स्टैट्स आते हैं, पाकिस्तान के स्टैट्स बहुत कम मिलते हैं। तो अगर इतनी रिसर्च हो रही है, जो ये स्टैटिस्टिक्स बन रहे हैं, इनको कहीं रखने की भी तो जगह होनी चाहिए। वो नहीं तो ऑनलाइन लाइब्रेरीज का भी कोई एक्सेस नहीं है। थोड़ा सा मोतबर लिबास पहन के तैयार होकर चले जाएं, जिन्ना लाइब्रेरी में आपको दाखिला मिल जाएगा और वहाँ जाने देते हैं। लाइब्रेरीज का एक और भी मसला है कि वो तो मेंबरशिप मांगते हैं कि आप मेंबर बनेंगे तो आपको लाइब्रेरी में आने देंगे। लाइब्रेरीज का तो ये इंतजाम ही नहीं होता, वो तो सबके लिए खुली होती है, कोई भी आ सकता है, अपने लिए बुक्स रेंट लेके जा सकते हैं और जा सकते हैं। ये मसला ही ऐसे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे HEC ने एक और बड़ा जो इनके साथ मसला हो गया वो ये हो गया कि कई लोग यहाँ से स्कॉलरशिप HEC से लेके बाहर जाते हैं पढ़ने। अच्छा, इन्होंने कई लोगों को फ़ंड किया मास्टर्स के लिए, PhD के लिए। ज़ाहिर है इनकी शराइत होती हैं कि अगर आप मास्टर्स PhD इकट्ठा करोगे तो आप पाकिस्तान आके इतने अरसे सर्व करोगे हुकूमती इदारे में, खाली PhD करोगे तो इतना अरसा करोगे। और हुआ ये कि 2, 3, 4 साल फ़ंड करने के बाद इनके फ़ंड्स ख़त्म हो गए और इन्होंने मज़ीद फ़ंड करना छोड़ दिया। अब हुआ क्या कि वो जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने 4 से 5 साल वो मरात भी इंजॉय की और उसके बाद जो उन्होंने वापस आके सर्व करना था वो उस बॉन्ड से भी निकल गए, क्योंकि इन्होंने आखिरी 1-2 सेमेस्टर्स या कुछ सेमेस्टर्स ये फंड नहीं कर पाए। तो मतलब हर तरफ से डिजास्टर है। अच्छा, मैं ये आपको शामिल करूं, मैं बाहर से मास्टर्स करके जब वापस आया तो मैं उस वक्त टीचिंग कर रहा था, पढ़ा रहा था गवर्नमेंट कॉलेज में। तो सेक्रेटेरिएट में हमें ज्वाइनिंग देनी होती है, तो अभी कोई वैकेंसी ज़रा खाली नहीं थी, कोई ऐसी ये वे वगैरह वगैरह। सेक्रेटरी के पास जब मैं गया तो वो कहता है कि अच्छा अभी ऐसा करते हैं कि अभी कोई वैकेंसी तो नहीं है, तो आपको हम एक ट्रेनिंग कोर्स पे ना बाहर भेज देते हैं। मैंने कहा जी अभी तो मैं आया हूँ, तो मतलब मैंने कहा जी काहे का ट्रेनिंग कोर्स है? बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। ओके। तो मैंने कहा चलो फिर भी सैर कराऊंगा, चलो चले जाते हैं। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। कहता लेकिन एक शर्त है। मैंने कहा क्या? आप अपने जैसे 5 और ढूंढ के लाएं। अपने जैसे का क्या मतलब? मतलब ये अपनी क्वालिफिकेशन के जरिए बाहर से पढ़ के। और मैंने इसको बहुत कहा कि मैं बाहर से बड़ा एडवांस लेवल की ट्रेनिंग लेके आया पढ़ के, और मैं बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग मैं क्या करूँगा? सिर्फ थोड़ी सी आपने ऑल्ट्रेशन के साथ हामिद अली खान साहब का मिसरा सुनाना था कि मैनू मेरे जिया सोना होर लबदाना। साहब, ये जो हैप्पीनेस इंडेक्स है, मैं यही ढूंढता रह गया इसके अंदर कि इसके इंडिकेटर्स क्या हैं, इसका पैरामीटर क्या है। ये किस सर्वे के तहत एक फैसला हो गया कि हम 6 या जितनी भी नंबर ऊपर गए हैं और एशिया में बहरहाल हम सबसे
खुश हैं। अच्छा, उसमें उन्होंने पैरामीटर्स लिखे हुए हैं और उन्होंने ये भी बताया हुआ कि इमिग्रेंट्स की वजह से हमारा अभी ऊपर गया है। एग्जैक्टली वो तो बाहर से आ गए, हम क्यों खुश हैं? हाँ। ये मुझे मैं जानना चाहता उसकी वजह से हम ऊपर गए। जो पहले वाले थे वो तो प्री एग्जिस्टिंग थे, वो उसी तरह से चल रहे हैं। लेकिन समहाउ ये जो रिपोर्ट्स वगैरह होती हैं, आई डोंट इवन बिलीव देम सो मच, बिकॉज वो सर्वे होता है और वो फिल कराते हैं और हर बंदे का ना अपना अपना परसेप्शन लेवल होता है। मेरे ख्याल में यार सर्वे को लेना चाहिए, बंदा वैसे ही खुश हो जाता है। अच्छा, और एक और चीज़ सर्वे होने है कि उन्होंने सैंपल कौन सा लिया है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, फिर आपको मतलब उसमें आएगा। ये मुन्नू भाई ने मुझे सुनाया कि हमारा हाल भी उसी तरह का है। चील आपको मालूम है, ये जो ईगल होती है हमारी चील, ये खुद शिकार नहीं करती। ये मरी चीज़ें नीचे गोश्त फेंक दिया, ये उठा के खाती है। जहाँ गंद होगा वहाँ ज़्यादा होती है। तो मुन्नू भाई कहते हैं कि एक दफ़ा किसी ने चील से पूछा कि तुम अपना शिकार क्यों नहीं करती? तुम्हारे पर बड़े फैले हुए हैं, तुम्हारे पंजे तेज़ हैं, चोंच भी तेज़ है, ऊंचा भी उड़ती हो, झपट्टा भी मारती हो। तो चील सोच में पड़ गई और उसने कहा कि बात असल में ये है कि तुम ठीक कह रहे हो, मेरे पर बड़े फैले हुए हैं, मेरे पंजे तेज़ हैं, चोंच भी तेज़ है, ऊंचा भी उड़ती हूँ, झपट्टा भी मार लेती हूँ, लेकिन जैसे ही मैं शिकार के पास पहुँचती हूँ ना, मेरा हादसा निकल जाता है। फिर यही वजह है कि हम सीनियर तजियाकार नहीं बन पा रहे, हमारा हादसा निकल जाता है। अच्छा, इस पे बल्कि मुझे एक और चीज़ याद आ गई कि वो जो बात हो रही है ना सर्वेज के बारे में, तो वो हमारे मुश्तरका दोस्त हारिस खलीक साहब, उन्होंने मुझे एक दफ़ा पूछा कि यार पूरी दुनिया में स्विंग वोट 5 से 10% होता है, पाकिस्तान में जब सर्वेज होते हैं तो पहले सर्वे में पता लगता है कि नून लीग 65% से लीड कर रही है, अगले सर्वे में पता लगता है कि पीटीआई 70% से लीड कर रही है, फिर पीपल्स पार्टी का पता लगता है कि वो जीत रहे हैं। तो इसकी क्या वजह है? तो मैंने कहा पता नहीं। उन्होंने कहा इसकी वजह ये है कि हम अवाम सर्वेज में झूठ बोलते हैं। इसकी ऐसे होते हैं, बिल्कुल ऐसे होते हैं। या अच्छा, खैर यास्मीन, मतलब जो बात बुनियादी तौर पे हो रही है, हम तो आपकी थेरेपी के बगैर ही खुश हैं। तो आपका काम क्या, मतलब आपका काम तो बड़ा सफ़र करेगा, लेकिन ना हम जैसे बातें ये कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, ये टाइम ने एक दफ़ा सर्वे किया था और उसने ये किया था कि दुनिया में सबसे ज़्यादा खुश लोग कौन है। तो वो कहने लगे कि सबसे ज़्यादा खुश लोग जो है ना, वो उनके सर्वे के मुताबिक उस अफ्रीका के लोग थे। लेकिन वो कहते हैं हमने एक और सर्वे किया, उसमें स्कैंडिनेविया के लोग खुश नहीं हैं, पीछे हैं ज़रा, कि कितने लोग अपनी ज़िंदगी से मुतमईन हैं। इसमें ये सारे लोग बहुत पीछे रह गए थे, अफ्रीका के भी और शायद हम भी। इस सवाल को अगर थोड़ा सा बदल के किया जाए ना, फिर शायद हम इतना खुश नहीं रहेंगे कि क्या आप मुतमईन भी हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ऐसी बात है। अच्छा, सो मेरे साथ आपने कहा कि हमें तो हंसाने की ज़रूरत ही नहीं है। अक्सर ऐसे होता है कि लास्ट टाइम मैं इस्लामाबाद कराने के लिए गई तो मेरी कुछ ओपन वर्कशॉप्स थी, ठीक है, तो अक्सर लोग कहें कि जी आप हंसाने के भी पैसे लेती हैं, तो हम वैसे ही हंस लेते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि हम एक थोड़ा बहुत हंसना होता है ना, जैसे हम कन्वर्सेशनली थोड़ा सा हंस लिया, हमारी लाफ्टर थेरेपी में हम 40 मिनट तक ऊंची ऊंची आवाज़ में हंसते हैं। 40 मिनट तक हम हंसते रहते हैं पूरे शो के दौरान। इस पूरे शो के दौरान एक तो ये स्टेनलेस स्टील के सुखविंदर सिंह के फेफड़े चाहिए इतना हंसने के लिए, स्मोकर बंदे का तो काम नहीं है। उससे पहले हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराते हैं, उससे पहले हम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करवाते हैं, उनको डीप ब्रीदिंग सिखाते हैं, फिर हम ड्यूरिंग द शो। अच्छा, फिर इस तरह से होता है कि हमने ऐसे नहीं कि बस बैठ के हंसते रहे, हम उनको डिफरेंट एक्सरसाइजेस करा के, लाइक लिटा के, क्रॉलिंग करा के। इतनी देर बैठ के नहीं हंसा जा सकता, थोड़ी देर लेट के हंसे, खड़े होके भी नहीं किया जा सकता। मुझे ब्रेक के लिए इजाज़त दीजिए, अभी इजाज़त, ब्रेक के लिए वापस आते हैं, हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। जी, आप कह रही थी अपने थेरेपी के हवाले से कि 40 मिनट आप कॉन्टिन्यूसली हम हंसाते रहते अच्छा, हैं। फिर तो हम डिफरेंट तरीक़ों से हंसाते हैं, पहले खड़ा करके, फिर बिठा के, फिर लिटा के, फिर क्रॉलिंग करा के, एक दूसरे के कान पकड़े होते हैं, एक दूसरे को मुक्के भी मार रहे होते हैं, फिर हम लोग हवाई शॉट्स भी कर रहे होते हैं। तो बेसिकली हमने 20 से 25 एक्सरसाइजेस रखी हुई होती हैं जिसमें हमने हंसना है, लाइक बंदरों की तरह ऐसे खारिश करके हंसना है। अच्छा, होता क्या कि हमारी हर थेरेपी में या तो 2-3 लोग वैसे ही बहुत ज़्यादा फ़नी होते हैं, या लोग इतने फ़नी तरीके से हंसना शुरू कर देते हैं कि उनको देख के ऑटोमेटिकली फिर इतना कंटेजियस किस्म का वो लाफ्टर स्टार्ट होता है कि फिर आपकी हंसी रुकती नहीं है, फिर कॉन्टिन्यूसली अक्सर हंसते। तो अक्सर मेरे साथ क्या होता है कि मैं लोगों को देख के इतनी हंसी रहती है कि मुझे कराने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। आपका एज ग्रुप क्या होता है जो आपके पास आता है? अच्छा, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे लगा कि यंग लोग ज़्यादा आया करेंगे। मेरे पास 85% मतलब पिछले 1.5 साल से करवा रही हूँ और तकरीबन 5 से 6 हज़ार भी हो गया। 1.5 साल हो गया मुझे, और मैं इंटरनेशनली भी करवा चुकी हूँ इसको 3-4 कंट्रीज़ में। सो
अभी तक टोटल मैंने 5,000 से ज़्यादा लोगों को थेरेपी कराई है, राइट? चलो इसकी बात भी करेंगे हम, जरा अपनी खबरों और उसके ऊपर एग्जैक्टली कुछ लोग जो बहुत जहरीला बोलते हैं ना, उनके बारे में कहा जाता है कि ये वकी में से बोलता है, तो ये वकी में से हंसना मैंने आज सुना है, बड़ा मैं मुतासिर अच्छा हाँ, मैं मेंशन करने लगी थी, हमारे पास ज़्यादातर जो एक ऑडियंस है वो मेल्स आते हैं, मिडिल एज 13 अबव, 85% हमारे पास मेल्स आते हैं। आप दोनों का टाइम आ गया। मुझे ये बताओ कि वो उस हंसी का क्या फायदा जब उनको वापस जाके उसी बीवी का सामना करना है वापस जाके अपने उन्हीं 12 बच्चों को देखना है जिनको उसने पैदा किया है, ऐसे ही है, और गलियों में रोल रहे हैं। और वो उसमें ये सूरत हाल भी हो जाती है कि वो कहते हैं ना कि एक मियाँ बीवी जो है, लाइट गई थी, उन्होंने बच्चों को सुलाने की कोशिश की, एक बच्चा नहीं सो रहा था, उसकी खूब ठुकाई की, मार मार के उसको सुलाते रहे। सुबह उठ के देखा तो वो हमसायों का बच्चा था सुलाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा वो तो सारी बच्चे सांझे होते हैं, हाँ, जहाँ कोई मिले उसको हाथ साफ कर देना चाहिए, कोई नहीं। इतनी गलत बात है, ऐसी बातें टीवी पे नहीं कहते। अच्छा सॉरी। अच्छा चलो फिजा से बात करते हैं। ये आजकल जो इतनी खबरें, करंट अफेयर्स ये भी चल रही है, मैं सबसे ज़्यादा हंसी तुम्हें किस बात पे आती है? इस वक्त तो मुझे ब्रेक्सिट पे और थेरेसा मे की हालत पे आ रही है। वो बेचारी कितनी कोशिशें कर चुकी है कि किसी तरह नो डील वाला हिसाब ना हो, मगर वही हो ही जा रहा है बार बार। तो उस पे बस मुझे तरस आता है उस पे। हंसी तो मुझे वैसे नहीं आती। पहले आती थी, हाले दिल पे हंसी। अब किसी बात पे नहीं है। बहुत सैड खबरें आ रही हैं आजकल तो। वैसे इसका जो अली ने कहा ना, पहले आती थी हाले दिल पे हंसी, गालिब का शेर है, अब किसी बात पर नहीं आती। अहमद नदीम कासमी किसी ज़माने में अपने वो शेरों को तब्दील करके लिखा करते थे अपने कॉलम में, अनका होता था उनके कॉलम का, तो कहते रहे कोई रिक्शा यहाँ नहीं रुकता, कोई टैक्सी इधर नहीं आती, पहले आती थी मिस्री शाह पे हंसी, अब किसी शाह पर नहीं आती। वो इससे पहले जो आपने मेरी उर्दू पे कमेंट किया था, आपने सारे शेर जो है पंजाबी में सुनाए थे। आपको पता है मुझे पंजाबी नहीं आती, तो पंजाबी में सुनाया भी आपने पंजाबी में शेर सुनाए थे। पंजाब के देहात में उर्दू था। हाँ। असद को आई थी, मुझे तो समझ आ गई। अच्छा, हंसी भी आई, समझ भी है। फिजा के साथ हमारा दरअसल ना शो के ऊपर भी कम्युनिकेशन गैप रहता है, तो जनरेशन गैप, मैं उसको जनरेशन गैप। इतना कोई फर्क नहीं है हमारी उम्रों में, मतलब असद की तरफ वापस आऊंगा ये इसी बात पे, लेकिन तुम्हारे लिए एक और शेर में सुना दो, उन्हीं का राजा मेहदी अली खान का। और ये कमाल, यानी मैं सोचता हूँ ना तो मुझे वो तस्वीर कशी हो जाती है कि आप अगर छोटी गलियों में जाके देखें ना, तो अमूमन ख़वातीन आधा दरवाज़ा बंद उससे बातें कर रही होती हैं, बाहर उसी से वो आने जाने वाले को कि वो पांडे कली करा लो, ये भी वगैरह आता है ना, उससे बात भी होती है। तो उस पर उसने शेर कहा है, जब किसी ने मुस्कुराकर मुझ पे एक सुटिया सलाम, जब किसी ने मुस्कुराकर मुझ पे एक सुटिया सलाम, दुरफिटे मुंह कह के मैं पर्दे के पीछे छुप गई। जी असद, ये भी नहीं इनको समझ आई। नहीं आई, मुझे पूरी उम्मीद है। मुझे आ गई है असद। अच्छा इधर मैं एक बात क्लियर करूं, रऊफ साहब आप डांटे इनको। हाँ। ये मुझे बहुत कहते हैं कि आपको ये भी नहीं आता, आपको वो भी नहीं आता, आपको वो भी नहीं आता, जबकि ये बात ठीक नहीं है। झूठ मैं नहीं बोलता। तुम्हें खुश रहने वाली कौम का हिस्सा खुदा करो इस बात में। खुश तो रहती हूँ, खुश आप सिर्फ तभी रह सकते हैं आपको पता ही कुछ नहीं। ये तो खुशी होता है जब आपको सब कुछ पता चल जाएगा, तब तो आप खुश नहीं रह सकते। इग्नोरेंस इज ब्लिस, मगर फिर बात वही आ जाती है, जिन चीजों का मुझे पता है उन बातों का इनको नहीं पता। अब अगर हम मुकाबला करना देखो ना, बैठे, तुम्हारे पास तो एक बहुत अच्छा तरीका है कि अगर तुम समझो नहीं समझ आ रही, तुम चीनी बोलो। चीनी एग्जैक्टली ना, अगर मैं चाइना के बारे में जनरल नॉलेज, इसको कौन है जरा कि तुम्हें मजा नहीं आया चीनी में को क्या ना, ठीक है, कबूल है। अभी मैंने चाइनीज बोली है, इनको नहीं समझ में, मगर हंसते तो रहे ना फिर भी। लेकिन उर्दू अंग्रेजी तो आपको भी आती है। वो सही पाकिस्तानी है, इसलिए वो हंसते रहे। एक सेकंड, अली गवाह, हमारा एक प्रोग्राम हुआ था, हमने उसके ऊपर एक टॉपिक किया था। मैं एक सेकंड, ये मुझे तुम्हारी नियतों में शक हो रहा है, तुम्हारी खास तौर पे तुम कुछ, और तुम्हारे प्लान पे भी शक हो रहा है। पहले तुमने कहा कबूल है, फिर तुमने कहा गवाह। नहीं रऊफ साहब, ऐसा बिल्कुल कोई इरादा नहीं है, बेफिक्र हो जाए। अच्छा, इनकी हद तक एक बात कि उस दिन हम शो कर रहे थे अपना, उस पर एक टॉपिक हमने शुरू किया, उन्होंने हाथ उठा लिए। किस पे तो मैंने बात ही नहीं करनी। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस पे मैं क्या बात करूं? इंश्योरेंस पे बात कर रहे थे, इंश्योरेंस पे बात कर रहे थे, और उसके ऊपर इनके पास कुछ। तुम इंश्योरेंस के बारे में ये कह सकती थी कि इंश्योरेंस ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसमें करने वाले को खुद जाती तौर पे कोई फायदा नहीं होता। इसलिए मैं बात, और इसमें इतनी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है, बिल्कुल हम रऊफ साहब के ऑफिस में बैठे हैं, वो चल रहा है। मैं क्यों गलत टेक्निकल इन्फॉर्मेशन दूं? ये तो मतलब फिर मैं अपनी रिस्पांसिबिलिटी को सही से नहीं निभा रही ना। लेकिन हमें इतना मजा आया उस सेगमेंट में, मैं और असद आपस में बातें करते रहे। रऊफ साहब, ये प्रोग्रामिंग में एक पहली दफा हुआ है कि एक जो बैठी हुई ऑन द सेट, उन्होंने कहा मैं बात ही नहीं करनी। इस पे भी
इस पे भी मैं आपको बताऊं, मतलब वो उसका फिर अली की तरफ आते हैं। अनवर मसूद साहब का मुझे पहले 2 मिसर तो याद नहीं है, लेकिन वो जिसकी इंश्योरेंस करनी है ना, उसको कह रहे हैं कि आप तसल्ली से मर जाइए, बाकी काम हमारा है। मतलब आप सर, वो आपने बीच में पांडे कली करालो का जिक्र किया, तो जी। उस पे मुझे एक थोड़ा सा डिप्रेसिंग किस्सा है, लेकिन याद आ गया कि मैं कुछ अरसे पहले अपने वो घर से निकला, तो वो एक साइकिल वाला बंदा जो प्रेशर कुकर वगैरह रिपेयर करता था, वो बैठा हुआ था गैराज में, और वो हमारे घर का इस तरह के पांडे वगैरह रिपेयर कर रहा था। और मैंने उसकी साइकिल पे एक इतना सा बॉक्स लगा हुआ देखा और मैं बड़ा फैसिनेट हुआ। मैंने कहा ये क्या है? तो वो बेसिकली टेप थी, उसने प्ले करके दिखाई, उसमें था कि प्रेशर कुकर रिपेयर करा लो, ये करा लो, वो करा लो। तो मैंने कहा ये किस तरह तुमने लगवाया और ये क्या सारा मामला हुआ? तो उसने कहा कि मैं बड़े अरसे से, पिछले कुछ अरसे से मैं जब आता था मोहल्ले में और मैं आवाज़ें लगाता था, तो कोई घर से बाहर ही नहीं था निकलता। और मैंने पहले तो ये समझा कि शायद अब लोग प्रेशर कुकर इस्तेमाल नहीं कर रहे, हांडियाँ इस्तेमाल नहीं कर रहे, अब कोई नया कुकिंग का तरीका आ गया है। फिर मुझे पता लगा कि अब बिजली जाती है, जनरेटर लोगों के चलते हैं, तो मेरी तो आवाज़ ही नहीं अंदर तक जाती। तो फिर उस बेचारे ने वो टेप लगवाई ताकि उसकी आवाज़ कम से कम अंदर तक जाए और उसको काम दोबारा मिलना शुरू। आप बताइए, मतलब इतनी आपने हंसी सिखाई लोगों को किया, तो 2-3 तरह मज़ेदार हंसियाँ तो बताए ना हमें कैसी होती हैं। एक तो ये हो गया। एक तो ये अच्छा, मैं हमारा ना स्टार्ट इस तरह से होता है कि जब मैं लाफ्टर थेरेपी स्टार्ट कराती हूँ तो उनको बताती हूँ कि हंसना कैसे, ठीक है? क्योंकि अक्सर लोग होते हैं वो ऐसे या तो शोर में जाके हंस रहे होते हैं हाँ, या अक्सर लोग ऐसे हंस रहे होते हैं दूसरे लोगों को देखे कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है? तो फिर उनको हंस के बता दी कि आपने हंसना कैसे, और वहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम ऐसे हंसते हैं, ऐसे so, जब मैं फर्स्ट टाइम हंस के दिखाती हूँ तो अक्सर लोग तो वैसे ही स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा। फिर उसके बाद हम थोड़ी सी वार्म अप एक्सरसाइजेस करवाते हैं कि हाथ ऊपर लेके जाने हैं, फिर नीचे लेकर आने हैं, उस तरह से हंसने हैं। फिर हम क्रॉलिंग कराते हैं, फिर हम हाई फाइव में, तो उनको थोड़ा सा ना वार्म अप कराते हैं, ठीक है? फिर हमारी इंडिविजुअल एक्सरसाइजेज होती हैं कि हम लोगों ने अपने आप को खारिज करके, इधर उधर खारिज करके उस तरह से हंसना है। तो ये 3-4 तरह की हमारी हंसियाँ होती हैं। खारिज का क्या गेम है ये, प्लीज समझाएं। तब से एक दूसरे को अली और मैं खारिज तो पता है, बस तरीके होते हैं कि किसी तरह से ना एक दूसरे को मतलब देख के आपको हंसी आए। फिर हम अक्सर ऐसे करते हैं कि एक दूसरे को देख के ऐसे, या फिर स्लो लाफ्टर होते हैं कि आहिस्ता 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 हंसी वो कैसे जो है वो करते हैं? हंसनी ऐसे so, इस तरह से स्लो स्लो। सो हमारा तरीका ये होता है कि लोग बोर भी ना हो एक ही एक्सरसाइज से, और कुछ ना कुछ उनको जो है वो एंगेज रखें। लेकिन हंसना हर बंदे ने जो है ना वो फुल उसके ऊपर होता है। ये बात दुरुस्त है, हम बचपन से सुनते आए हैं कि हंसने से खून बढ़ता है। हंसने से खून तो नहीं बढ़ता, लेकिन हमारे दिमाग के अंदर एक केमिकल रिलीज होता है विच इज कॉल्ड डोपामीन एंड सेरोटोनिन। यूजुअली हमें चॉकलेट से, आइसक्रीम से, मूवीज देखने से, फ्रेंड से मिलने से, फेसबुक लाइक से, यानी कि हर मुजरे सेहत चीज से वो बढ़ता है। नहीं मैं आपको बताऊं, मैं तो जब भी आजकल मैंने बहुत खुश होना होता है, हंसना होता है, तो मैं पाकिस्तान की पुरानी संजीदा फिल्में देख लेता हूं। बहुत हंसी आती है। यानी उसमें ऐसी सी फिल्में हैं जिसमें लोग अभी हमारे पहले कहा करते थे भाई ऐसी क्लासिक फिल्म थी इंतज़ार, उसको देखो हंसी आती है, इतनी मोटी औरत काहे का इंतजार कर रही खाने का वो खाने से मुझे याद है एक मूवी थी ना कि वो सुल्तान राय खाना खा रहे थे तो गोलियां चल रही थी, तो वो अपने चमचे से गोलियां रोक रहा होते तो उस तरह के सीन भी होते थे। और या फिर कभी कभी मुझे वो बड़े अच्छे लगते हैं, उमर शरीफ को सुन लेता हूँ मैं। वो जैसे उन्होंने पीछे मैं देख रहा था तो वो कह रहे थे कि वो एक औरत दूसरी औरत को कह रही थी कि भाई मुझे सच्चा प्यार नहीं मिला। उसने पूछा आपके बच्चे कितने हैं? कहती 12। थैंक यू। हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी, एक छोटी सी ब्रेक के लिए इजाज़त दीजिए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। दोबारा जी ब्रेक के बाद। अच्छा असद जी, यानी अगर एक तरह से देखा जाए तो हम अपने आप को मुतमईन करने के लिए पता नहीं शायद कुछ साख्ता खबरें बना लेते हैं। एक दिन पता चलता है डॉलर 142 रुपए का हो गया, एक दिन पता चलता है तेल 100 रुपए के चला गया, ऑयल यानी ये पेट्रोल है हमारा, और फिर हम खबर दे देते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि फिक्र ना करो तेल निकलने वाला। सर तेल तो निकल ही रहा है, तेल हमारा अभी निकलेगा ना। और कितना निकलना है। इसमें दरअसल मेरे ख्याल में बात एक ये भी है कि ये तेल की कीमतों में इजाफा डॉलर 142 का हो गया है। ये बहुत सारे लोगों के मसले हैं ये, लेकिन बहुत सारे लोग जो उनके ये मसले शायद एक लिहाज से डायरेक्टली नहीं है, इनके जो असरात हैं वो कुछ देर बाद आते हैं।
क्योंकि हमेशा करेंसी जब ऊपर जाती है तो उसके बाद एक करेक्शन आती है, फिर करेंसी स्टेबल होती है, पेट्रोल में भी यही होता है, उसके बाद जो बाकी सारी अवाम है उसके अंदर इसके असरात बाद में आते हैं। तो हर बंदा डायरेक्टली शायद इससे रिलेटेड नहीं होता। नहीं यार, मतलब मैं पिछले महीने जब घर के लिए ऑयल लेने गया था तो 5 लीटर की बोतल जो थी वो 900 शायद 970 की थी जी। आज मैं गया हूँ तो वो 1180 की थी, 200 रुपये का फ़र्क आ गया। तो ये आम आदमी ने तेल तो लेना ही है जी, ना। तेल लेना है, लेकिन मैं उस तरह से आ रहा हूँ कि जो आपने दो चीज़ें की ना, जो पेट्रोल की प्राइसेस और उसके ऊपर अगेन इफेक्ट डेफिनेटली आता है। एक नई चीज़ शुरू हो गई यहाँ पे अब जी, मीडिया क्योंकि इतना फैल गया है यहाँ पे, डॉलर ऊपर चला गया। अब जिस चीज़ का डॉलर से ताल्लुक भी नहीं है ना, वो महंगी हो जाएगी। आप किसी से पूछेंगे जी कि फलानी चीज़ तो इतनी की थी, मुझे डॉलर भी तो बढ़ गया, ये एक बहाना बन गया है। हम चाहें तो इसमें भी खुश हो सकते हैं। हम कह सकते हैं वो पहले तो डॉलर 40 था, 160 आ रहे हैं। और आपने बात की इमरान खान साहब की, जो दूसरा तेल निकल रहा है वहाँ पे गालिबन, तो उस पर हमने अपने शो पे ही अली खबर डिस्कस की थी कि जो महकमा है जो सारी चीज़ को मैनेज करता है, वो कहते हैं खान साहब बहुत जल्दी बोल बैठे हैं। अभी तो इसके अंदर सेकंड ड्रिलिंग प्रोसेस खत्म हुआ है, अभी नीचे जाके देखेंगे उसकी तादाद की, और तादाद के बाद मैं एक चीज़ देख रहा था, खान साहब का शायद मकसद ये हो कि पहली ड्रिलिंग के बाद कुछ बता दें, लोग दुआओं में लग तो जाएं। मैंने बताया ना शो पे दुआओं के बताया, सहारे। शो पे बताया वो तो वैसे ही दुआओं के सहारे ही सब कुछ हो रहा है। अंग्रेजी में एक लफ्ज है इसको लॉलीपॉप कहते हैं, ये खान साहब ये लॉलीपॉप बांट रहे हैं छोटे छोटे। ये बातें वैसे अच्छी नहीं लग रही फिजा को। ये लॉलीपॉप ये नहीं, फिजा का क्योंकि एक फिजा का वही वाला मसला है जो हमारे बाकी जो हैं नौजवान हैं कि वो समझ बैठे हैं कि अब सब कुछ ठीक होने वाला है, क्योंकि उन्होंने शायद, मेरा तो अपना ख्याल है कि अब तो मामला और ख़राब होने को जा रहा है और इसके इंडिकेटर्स जो हैं आपको आम नज़र आ रहे हैं। देखिए लेकिन अब सीधी बहाना ख़त्म हो जाएगा रऊफ साहब, अभी साल होने दें, साल तो होने वाला है ना। पहले था जी कि आएंगे 3 महीने में सब ठीक हो जाएगा, 3 के वो 6 हो गए हैं, 7 को 8 होने लगे हैं। अब साल के बाद भी अगर यही कहने जी कि नहीं जी उनकी गलती थी तो हम भुगत रहे हैं, तो वो तो ज़रा ज्यादती क्यों? ठीक है, फिजा देखिए सीधी सी बात है, हम शो पे वैसे भी बात कर चुके हैं, दोबारा कर देते हैं कि हालात इतने ख़राब हैं और काफ़ी अरसे से ख़राब हैं। अब तो मतलब इट्स बीन 10 years कि हम लोग एक बुरे उसमें से गुजरे ही जा रहे हैं कि कोई छोटी सी भी गुड न्यूज़ आती है ना तो हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि ये हो गया। हाँ चलें ठीक है, उन्होंने पहले अनाउंस कर दिया, बट आउट ऑफ एक्साइटमेंट अब आप सोचें उनका जो ओहदा है वो काफ़ी चीज़ें उनको मैनेज करनी पड़ी और ही नोज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स जो हमें नहीं पता एज एन आम शहरी। तो जब उनको एक गुड न्यूज़ मिली है तो उन्होंने कहा कि मैं सबको बताऊं तो सही कि हालात इतने बुरे नहीं है जितने आप समझ रहे हैं। तो अगर वो गुड न्यूज़ ना हुई, अगर ना हुई फिर तो और अफसोस होगा, फिर वो हम और जोर जोर से हंसेंगे। सर एक और बात मैं जरा ऐड करता जाऊं कि ये वाली जो होती है, बहुत लोग कहते हैं कि 10 साल इतने गुजरे बुरे, तो एक बात तो ये कि टैक्स का सारा आपका इतना आज तक पाकिस्तान में नहीं हुआ जितना इस दफा है आपका। डॉलर इतना महंगा जो है वो बड़ी कम टाइम के लिए हुआ है, वो हमने बात और तो एक की थी, तरफ वो जा रहा इसहाक है। डार और खुद अगर सर आपकी गवर्नमेंट कह रही है कि जी ये तकरीबन 155 तक जाएगा, खुद एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो। अब आपको पता है जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है फेडरल गवर्नमेंट की, उन्होंने प्लानिंग कितने की भी की हुई है अली? 180 पे 180 पे 3 साल 180 पे 3 साल में प्लानिंग की हुई है, तो 160 तक तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये नहीं कहना चाहिए मेरे ख्याल में जी कि वो देखे ना पिछलों ने हमें तबाह बर्बाद कर दिया, हमसे ठीक ही नहीं हो पा रहा, तो आप इतने इतने बड़े नारे ना मारते फिर। अच्छा एक छोटी सी बड़ी मज़ेदार किस्म की ब्रेक लेंगे, चूँकि यास्मीन बैठी है, बेताब है कि सब लोगों को उसमें शामिल करें। ज़रा साइना सबको कैसे करना है हमने। आपने क्या करना है कि आपके साथ जो बंदा बैठा है ना, आपने उसको ऐसे देख के ना उंगली दिखाते हुए कहना ये वैसे इस पे ना असद वो ओ लेवल्स का इजी उर्दू याद आ गया। ठीक है, ये हो जाएगी सबसे, ये इजी वाली है। ठीक है, आपने ऐसे उंगली दिखा के सबको ऐसे से करके हंसना है जैसे आप कोई तनबीह कर रहे हो। ठीक है जी, 1 2 3 गो, ये हमारे साथ ये वाले सारे लोग भी करेंगे, ये वाले भी जरूर करें। ये भी हमारे साथ करेंगे। मेरे साथ कोई नहीं, इसे मैं चुप रहता हूँ। मैं आपको मैं करता हूँ। ये आपने ना बेसिकली शहबाज शरीफ पोज में हंसना है। ऐसे से करके। ठीक है जी, ओके 1 2 3 गो, सबने करना है 1 2। बड़ा शर्मा के हंस रहे हैं लोग पूरे अपने जो है ना वो लंग्स को इस्तेमाल करते हुए हंसने में। इसका थोड़ा सा फ़ायदा बता देती हूँ। 40 minutes of laughter therapy is equal to 30 minutes of running। ठीक है, तो या दैट्स राइट। तो जो आप हंसते हैं बहुत ज्यादा तो आपके लंग्स भी उसी तरह आपको पता है ना, एक नई रिसर्च चाहिए जिसके मुताबिक कार्डियो जो है वो इफेक्टिव एक्सरसाइज नहीं है। मतलब वेट लिफ्टिंग वगैरह ज्यादा इफेक्टिव है। और उसके जब मैंने ये पोस्ट किया तो नीचे जो पहला कमेंट आया वो था कि इसका मतलब है कि कार्डियो एक्सरसाइजों की असद उम्र है। अच्छा मैं भी एक इसमें ऐड कर दूं, इससे पहले और एक्सरसाइजेस करवाएं। मतलब मैं बड़ा कायल होता था कि ये जो योगा मुख्तलिफ एक्सरसाइजेज होती है ना,
तो वो बड़ी अच्छी होती है, उसको करना चाहिए। तो एक दिन जावेद इकबाल ने कार्टून मुझे भिजवाया, वो आसन बनाए हुए, वो एक आदमी सर के बल खड़ा है और हर पैर हाथ मतलब उसने आसन बनाए हुए हैं, सिर्फ उसकी पूरे उसके अंदर से 2 उंगलियां बैठ निकली हैं बाहर, और उन 2 उंगलियों से दीवार पे लिख रहा है हेल्प। सर वैसे एक्चुअली योगा का एक पोज वो भी है जिसमें आप सीधे लेटे हुए हो, तो वो तो फिर मैं दिन का आधा वक्त तो मैं योगा की हालत में ही होता हूँ। हाँ, अली, इससे ये भी तो साबित होती है कि अपने शो पे हम जिस शो के ऊपर जब होते हैं तो जो लोग देखते हैं, हमारे जो ब्लूपर्स होते हैं, हम इतना हंसते हैं तो 10-12 मिनट कार्डियो तो हम कर जाते हैं रोज अपने शो के ऊपर। ये तो बड़ी अच्छी बात है। एंड में मतलब मैं सिर्फ वो यास्मीन से कहूंगा, इनको ही कम से कम कर ले, ये शर्माएंगे नहीं। लेकिन पहले अली से सर, हम गाना भी बड़े सुनना है, शर्मीले हैं गाने पे वैसे। जरूर गाना चाहिए। अली से गाना सुने, फिर वो एक्सरसाइज वहीं खत्म करेंगे। अच्छा गाना कोई भी सुना दे। हाँ हाँ जी अली। हाँ वे जान ना जान ओ भावे जान ना जान वे वेड़े आवाड़ मेरे मैं तेरे कुर्बान ओ मैं तेरे कुर्बान वे वेड़े आवाड़ मेरे मैं तेरे कुर्बान इस इश्क दी झंगी विच मोर बुलंदा इस इश्क दी झंगी विच मोर बुलंदा सानू के बलाते काबा सोना यार दिसेंदा सानू के बलाते काबा सोना यार दिसेंदा सानू घायल करके मुड़ खबर ना लैया सानू घायल करके मुड़ खबर न लैया तेरे इश्क नचाया कर थैया 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 तेरे इश्क नचाया कर थैया थैया। बहुत अच्छा।